आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी। हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान, वो 2 रोज़ा कामयाब दौरा जो मलेशिया का है उसके बाद पहुँचा ही चाहते हैं वापस इस्लामाबाद। इस दौरान कई समझौतों पे दस्तखत हुए, जिसमें से एक अहम समझौता ये था कि जुज़वी तौर पे दोनों ममालिक ने वीज़े की पाबंदियाँ एक दूसरे के शहरियों के लिए ख़त्म करने पे इत्तफ़ाक़ कर लिया है। इसके अलावा भी जो वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद है मलेशिया की, उनके साथ उनकी बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई, उस पर हम थोड़ी देर बाद आते हैं। उन्होंने वापसी से पहले पाकिस्तानी जो मलेशिया में हैं उनसे ख़िताब किया इमरान ख़ान ने, और उन्होंने अपना जो इकनॉमिक रिवाइवल का विज़न है वो पेश किया। मुख्तसरन ये कि 4 सिमती यानी 4 पॉइंट जो है उनकी स्ट्रेटजी है कर्ज़ों की दलदल से निकलने के लिए। बरामदात में इजाफ़ा, उन्होंने कहा कि जी मलेशिया 3 करोड़ नफूस पे मुश्तमिल मुल्क है, लेकिन उसकी जो बरामदात हैं वो 220 अरब डॉलर हैं, जबकि पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, उसकी बरामदात सिर्फ दरामद बरामद 24 अरब डॉलर हैं। फिर उन्होंने कहा कि ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने के लिए क़ानूनी ज़राए की इस्तेमाल की हौसला अफजाई करेगी उनकी हुकूमत। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार हालात पैदा किए जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के अमल को रोकने के इक़दाम किए जाएंगे। ज़ाहिर है कि हर वज़ीर आज़म ये कहता है और ये करना भी चाहता है। हमारे साथ हैं इस वक्त तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। मज़हर ये तो चले ठीक है, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मलेशिया में हैं उनसे गुफ्तगू की, लेकिन वहाँ उन्होंने फिर अपनी जो तोपों का रुख है हस्ब तवक्को वो अपोजिशन की जानिब मोड़ते हुए कहा कि अपोजिशन मेरी हुकूमत को गिराना चाहती है, जो करप्शन कर रहे हैं सबसे ज़्यादा वही शोर मचा रहे हैं, वही साजिशें कर रहे हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें मैं एक एक को पकड़ के जेल में डालूँगा। ये बातें ज़ाहिर है नोन हैं, प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें करते रहते हैं, मुल्क के अंदर तो कर ही रहे हैं, क्या मुल्क के बाहर ये बातें करनी ज़रूरी थी? देखिए, उसकी एक दो वजह हो सकती हैं मुसद के। एक तो ये वजह हो सकती है कि अब इस साल तो इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन आइंदा इंतखाबात में ज़रूर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो वोट देंगे। तो अभी से इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी? जी, तो वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वो हमेशा, देखिए इमरान खान को अगर आप देखें तो इमरान खान ने जब 2013 का इलेक्शन ख़त्म हुआ था तो उसके 1-1.5 महीने बाद उनकी कैंपेन शुरू हो गई थी, और वो फिर बन गई थी 4 सीटों पर, और वो चलती रही, और फिर उसने एक मूवमेंट की। तो अगर आप देखें कि 2013 से 2018 के इलेक्शन तक इमरान और उनकी पार्टी जो है वो वापस अपने घरों को नहीं गई है, वो सड़क पे रहे हैं। और उसके बाद जब इलेक्शन हो गए, उनकी पार्टी गवर्नमेंट में आ गई, तो वो उस टेम्पो को लूज नहीं करना चाह रहे, और उनका जो एक लगता ये है कि उन्हें ये खदशा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग करीब आ जाएंगे, हो सकता है किसी वक्त इत्तेहाद भी बन जाए, लेकिन वो इसलिए उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि उनको खौफजदा कि उनको ये अंदाज़ा है कि अगर ये होता है तो उनका जो ओरिजिनल नैरेटिव है वो गलत नहीं होगा कि जी ये तो एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। तो वो उस चीज को हैमर करना चाहते हैं। और दूसरे ये कि उनके 100 दिन हो गए हैं, कोई बेसिक रिलीफ अब तक उन्होंने लोगों को नहीं दिया है। मैं ये इसी पे आना चाह रहा था कि चलें सियासत तो वो करेंगे, तो यहाँ हुकूमत में और आप तो नहीं करेंगे ना, जाहिर है वो भी तहरीके इंसाफ का ही ज़िम्मा है। वो जिस मुल्क जाते हैं वहाँ से एक सैशे पैक लेकर के आते हैं उस हुकूमत की गवर्नेंस का, चाहे वो चाइना से हो या अब मलेशिया से हो। अगस्त में जब आए थे वो इलेक्ट होके, तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल जो वेलफेयर स्टेट का स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का मॉडल है। मैं ये कहूँगा इसमें आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं पिछले चंद सालों से मैं ध्यान दे रहा हूँ कि उन्हें शौक़ है कि वो हर मुल्क से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, मगर सीख के नहीं दे रहा है। हाँ। जैसे सुनिए, जैसे परवेज़ मुशर्रफ और फिर नवाज शरीफ दोनों तुर्की से कुछ सीखना चाह रहे थे, कमाल अतातुर्क या तुर्की ने, और रजब तैयब अर्दवान। ये जो है इमरान खान जब भी इक़्तिदार में नहीं थे तो ये स्कैंडिनेविया की जो फलाही मॉडल है उसको भी लाना चाह रहे थे, मगर रियासत मदीना की मिसाल के साथ।
अब वो चीन से कुछ सीखना चाह रहे हैं कि अचानक से गुर्बत से 40 करोड़ लोगों को कैसे निकाल लिया 30 साल में, 80 करोड़ लोगों को कैसे निकाल लिया, और कोई चीन मुतालियाती टीम भी भेजी है उन्होंने ताकि वो देखें कि क्या है मामला है। मलेशिया में अभी वो महातिर मोहम्मद से कह रहे थे कि भैया हम आपसे गुड गवर्नेंस और आपका जो तरक्की का मॉडल है वो सीखना चाह रहे हैं। तो स्कैंडिनेविया का मॉडल कुछ अलग है, चीन का मॉडल कुछ अलग है, तुर्की का कुछ अलग है, मलेशिया का कुछ अलग है। किससे क्या सीखना चाह रहे हैं आप मुझे ज़रा समझाएंगे मदद साहब? मुझे ये लग रहा है वसत कि वो एक कंफ्यूजन का शिकार हैं। देखिए, अगर आप इसका जायज़ा लें तो वो सदर अय्यूब को आइडियलाइज करते हैं, उनके दौर को आइडियलाइज करते हैं। वो कभी नेपोलियन की मिसाल देते हैं, कभी वो हिटलर की मिसाल देते हैं, कभी वो चीन को आइडियलाइज करते हैं, और कभी वो महातिर मोहम्मद और तैयब अर्दगान को करते हैं। बुनियादी तौर पे वो इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि वो बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं और कौन सा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 5 साल जो ऑपोजिशन की थी उसमें होमवर्क उनका बिल्कुल नजर नहीं, अभी तक उस कैरेक्टर में ही है वो। क्योंकि देखें, चीन को लगे 40 साल, महातिर मोहम्मद 1981 में आए थे और 2013 तक रहे, तो 22 साल वो रहे। तो वो तो एक बहुत तवील किस्म की वहाँ हुकूमतें रही हैं, कंसिस्टेंट पॉलिसीज रही। इसके अलावा मजहर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि देखें, बड़ी अच्छी बात है कि आप हर मुल्क से कुछ ना कुछ सीखना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूँ। लेकिन भाई मसला ये है कि क्या आप वो सब कर सकते हैं? मसलन चाइना ने सबसे पहले जागीरदारी को एबॉलिश किया और उसके बाद जो है हैवी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिक वो डेवलप किया शुरू के 40 साल में, ताकि अगले 30 साल में उसकी वजह से मुमकिन हो सका कि चीन जो है वो 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल सके। तुर्की ने, रजब तैयब एर्दोगान ने पिछले 15 बरस में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुलाई, लेकिन उनको ब्लैंक चेक नहीं दिया। उनके साथ तुर्की की जो स्किल्ड लेबर थी और उसको मजीद जो स्किल्ड किया, उसकी वजह से उससे तुर्कों को रोजगार मिला और वो तकरीबन सेमाई वेलफेयर स्टेट की पोजीशन में है। इसी तरह महातिर मोहम्मद का, जैसा कि आपने बताया कि एक इंडस्ट्रियल पावर बनाने के लिए करप्शन फ्री और गुड गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसके साथ किया। अब पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें इधर से कुछ लेके उधर से कुछ लेके फौरी तौर पे ये किस कदर मुमकिन है? वो सर, अगर आप थोड़ी सी पीछे चले जाएं तो भुट्टो ने क्या किया था। देखिए, भुट्टो ने नारा लगाया रोटी कपड़ा मकान का। एक जब उसका इक़्तिदार खत्म हुआ तो किसी ने पूछा था भुट्टो से कि आपने क्या रोटी कपड़ा मकान किस तरह आपने, वो तो एड्रेस नहीं किया आपने, वो तो मसला हल नहीं किया। उसने कहा मुझे पता था कि मैं अपने मुल्क के अंदर रोटी कपड़ा मकान नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैंने वो रास्ते खुलवा दिए कि जिसकी बिना पे लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिल जाए जी। और वो थे 2 चीजें। एक ये कि पासपोर्ट, उस वक्त पासपोर्ट का उसूल बहुत मुश्किल था, उसको आसान बना दिया। तो मुझे लग ये रहा है कि इमरान खान जिन लोगों को आइडियलाइज कर रहे हैं उन ममालिक के जो तर्ज हुकूमत है उसको नहीं देख रहे वो, और उस सोसाइटी को नहीं देख रहे, और उसका कंपैरिजन पाकिस्तान की जागीरदाराना, सरमायादाराना और सरदारी निजाम को नहीं देख रहे कि आपने क्या, आप आके ये खत्म करने की जरूरत रखते हैं। सही बात। आप तो इस हद तक कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं कि आप पंजाब में पुलिस सर्विस रूल्स नहीं तब्दील कर रहे। अब आपको अल्टीमेटली, क्योंकि आपके पास वो उस तरह की हुकूमत नहीं है, तो आपको ये मशवरा दिया गया है कि जी खैबर पख्तूनख्वा का मॉडल पंजाब में नहीं लेकर आए। पंजाब में पुलिस हमने उसी तरह चलानी है जिस तरह इलाके का चौकीदार जो चौधरी है वो चलाता है, शहबाज शरीफ चलाते थे। हाँ, जिस तरह शहबाज शरीफ चलाते थे। तो मुझे लग ये रहा है कि इमरान खान कुछ चीजें जरूर सीखना जरूर चाह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स कर पाएंगे या पुलिस सर्विस रिफॉर्म्स कर पाएंगे। और जिन ममालिक को वो से सीखना चाह रहे हैं, उन ममालिक के जो हुकूमत के जो उधर का निज़ाम है, वो मेरा ख्याल है यहाँ वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो उनको क्लियर होना पड़ेगा इस चीज कि आप किस सोसाइटी में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर कौन सा बेहतर निज़ाम वो ला सकते हैं। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मजहर, और खासी तफसील से। अच्छा, मुझे देखें, एक तो ये ठीक है हम लोग कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं या एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन देखिए नीयत के 100 नंबर नीयत के तो 100 नंबर है, लेकिन
एक चीज़ पॉजिटिव वे में भी तो जा सकती है कि वो तमाम मुल्कों से जो जो उनकी बेहतर चीज़ें, मसलन देखें ना, अगर चाइना पॉवर्टी है वहाँ वो गवर्नेंस की बात करते हैं या प्रोग्रेशन की बात करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना आई नो सोसाइटी का, तब कहीं जाके लेकिन वही बात है कि अगर वो जाकर के वो चीज़ें कर रहे हैं। छोटा सा केक है, कितने स्टेक होल्डर्स हैं आपको पता है? बिल्कुल। यहाँ मामला शेयर वाला है कि ये मेरा हिस्सा, ये मेरे खानदान का हिस्सा, और ये तीसरा हिस्सा जिसमें हिम्मत है आके ले ले। हाँ तो उसमें शौक नहीं आई नो, लेकिन सर देखें, अब अगर कुछ ना कुछ तो उन्होंने देना है ना। लेट्स से 100 दिन तो गए, नियत के पूरे 100 दिन नहीं, 100 दिन तो गए ना, बट 100 दिन में कम से कम अगर वो कह दें कि भाई हाँ ये जैसे आज आपने ये 4 जो पॉइंट उनकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, इसमें बाय द वे एक्सपोर्ट्स के बारे में वो अपने आप को बांग्लादेश से मिला रहे हैं। आपने खबर भी पढ़ी होगी कि अब हम बांग्लादेशी मॉडल उसमें फॉलो करेंगे क्योंकि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। तो अब ये एक बचकाना हरकत भी हो सकती है, ये एक पॉजिटिव वे में भी ढल सकती है, प्रोवाइडेड कि खान साहब सीरियस हों, और खान साहब सीरियस होते नहीं। खान साहब के नीयत के पूरे नंबर हैं कम से कम आज की तारीख तक। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं। इस वक्त जो आलमी सतह पे जो टॉप न्यूज़ चल रही हैं उनमें हमारे लिए और हुकूमत के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि जो तेल की आलमी कीमतें हैं वो तेज़ी से नीचे गिर रही हैं, और अल्लाह करे कि स्टेबल हो जाएं वो एक जगह पे। अक्टूबर में हाईएस्ट लेवल पे $86 पर बैरल पे पहुंच गई थी। अब जो है 65 या 64 पे आ गई, 61 पे आ गई है। 2 दिन पहले 60 पे आ गई थी। और जो अमेरिकी सदर हैं ट्रंप, उन्हें तवक्को है कि 54 तक शायद आ जाएं, और उन्होंने बतौर ख़ास जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका शुक्रिया अदा किया है कि उनकी कोशिशों से ऐसा मुमकिन हो पाया है। अब जाहिर है कि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो ट्रंप का शुक्रिया ख़ासा मानी रखते हैं। आपको याद होगा कि 3-4 दिन पहले CIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो सहाफ़ी जमाल खुशोगी हैं जिन्हें इसके सऊदी काउंसलेट में कत्ल कर दिया गया था, उनके कत्ल के डांडे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंचने का मुस्तहकम शुबा है। और शुबह की वजह ये थी कि मोहम्मद बिन सलमान के भाई जो हैं वो वाशिंगटन में सफ़ीर तैनात थे, तो अपेरेंटली उन्होंने उन्हें कॉल करके कहा था कि तुम खशोगी से कहो जो उस रिपोर्ट में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। तो बहरहाल सेनेट की जो अमूर खारजा कमेटी है उसके जितने भी डेमोक्रेट या रिपब्लिकन अरकान हैं, उन्होंने आज एक ख़त में ट्रंप से मुतालबा किया है कि वो CIA की इस रिपोर्ट की रोशनी में मोहम्मद बिन सलमान के मुलव्वस होने या ना होने के सवाल की तहकीकात करवाएं। अब ट्रंप जो हैं, उन्होंने, आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले कहा था कि मैं मंडे या ट्यूसडे को एक ज़बरदस्त किस्म का बयान दूंगा। अब ज़बरदस्त बयान उन्होंने क्या दिया है, इससे यकीनन मोहम्मद बिन सलमान को खासी तक़वियत पहुंची होगी, खून बढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि अगरचे CIA ने शुबा जाहिर किया है मगर 100% यकीन से तो कुछ नहीं कहा, है ना। अच्छा, ट्रंप ने को उससे पहले जीना हैस्पेल गई थी और वो रिकॉर्डिंग लेके आई थी 11 मिनट की, है ना, वो पेश की सदर को, तो उन्होंने कहा कि मैं ये बहुत तकलीफदेह होगी, मैं नहीं सुनना चाहता। ठीक है, तो उन्होंने नहीं सुनी। फिर उन्होंने ट्वीट पे, चूँकि फॉरेन पॉलिसी चलती है, तो उन्होंने कहा कि अच्छे ताल्लुकात के फ़वाइद वली अहद के कत्ल में मुलव्वस होने के शुबे पे भारी हैं। बिल्कुल, इसे कहते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच। वली अहद को इस बारे में कुछ मालूम था या नहीं, ये सवाल अपनी जगह, मगर हमारा रिश्ता किसी फ़र्द वाहिद से थोड़ी है, ममलिकत सऊदी अरब से है, तो ये उनके आपस के मसाइल हैं, वो जाने और वो जाने। अगर हमने बेवकूफ़ी में सऊदी अरब से असले का सौदा मनसूख कर दिया तो इसका फ़ायदा किसे पहुँचेगा? रूस और चीन को। आगे फरमाते हैं कि अमेरिका खित्ते में इसराइल और दीगर इत्तहादियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब का मजबूत पार्टनर बनना चाहता है। जमाल खुशोगी का कत्ल एक अंदोनाक वाक़या सही, मगर हम इस कत्ल के पीछे मौजूद तमाम हक़ाइक़ तक शायद कभी ना पहुँच सकें। दुनिया एक ख़तरनाक जगह है,
सऊदी अरब ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग पे अरबों डॉलर खर्च किए हैं, जबकि ईरान ने मशरिक़ वस्ता में कई अमरीकियों समेत मासूम लोगों को कत्ल किया है। मैं अर्जेंटीना में जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें मोहम्मद बिन सलमान से मिलने का मुतमन्नी। बिल्कुल। इस पे जो जवाद ज़रीफ़ हैं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो बयान दिया है ट्रम्प साहब ने, उसके बाद मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये जो कैलिफोर्निया के जंगलात में हालिया जो आग लगी थी ना, ये भी ईरान ने लगवाई थी। ये इस तरह उन्होंने ज़ाहिर है कि तर्ज किया। लेकिन अब क्या आप समझते हैं इस दौरान जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं वो अंकारा में उनकी तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई, और तुर्की जो है उसको कुछ रिजर्वेशंस हैं अभी भी क्या टोटल है ना। हाँ। और वो अमेरिका का जो रवैया है वो उसकी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, और ट्रंप का रवैया जो है वो कांग्रेस की भी समझ में नहीं आ रहा कि और वहाँ अब ये सवाल उठने को है, वो जो लिंडसे ग्रैहम साहब हैं जो आगे हैं कि जी कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, इसलिए कि एक सुपर पावर होने के नाते हमारी आलमी तौर पे अखलाकी जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो उनका ये कहना है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वीज़ा वी ट्रम्प एक अलग अलग सिमतों में जारी। जो सेनेट की आपने बात की, दोनों जो सेनेटर्स हैं बॉब कॉर्कर और बॉब मेनेंडेस जो है, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा 120 दिन में CIA से तहकीक करके हमें बताएंगे आप कि वो मुलव्विस थे मोहम्मद बिन सलमान या नहीं थे, हम ये जाने बगैर रहेंगे नहीं। और ज़ाहिर है एक सेनेटर जो है वो डेमोक्रेट है, एक रिपब्लिकन है, तो अक्रॉस पार्टी डिवाइड वहाँ पर ट्रम्प के अगेंस्ट जो है उनकी सेनेट में और कांग्रेस में खासा गुबार है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब मामला 150 अरब डॉलर की डिफेंस डील्स का अमेरिका के हद तक तो ख़त्म हो जाएगा। हाँ। लेकिन क्या रजब तैयब एर्दोगान भी ख़त्म करने के मूड में, इसलिए कि चूंकि मामला बैनुल-अक़वामी है कि उनकी ज़मीन पे बिल्कुल ये वारदात हुई है, लिहाजा तुर्की अगर चाहे भी तो बहुत आसानी से जितना आगे आ चुका है सौदेबाजी करके। अभी जो एक स्टेप और फर्दर हो गया ना, पहले तो वो कहते हैं कि हमारी सरजमीन पे होना चाहिए, अब उन्होंने कल कहा है उनके वज़ीर ख़ारजा ने कि हमें चाहिए कि हम अक़वाम मुत्तहिदा का जो कमीशन बने और उसकी तहकीकात कराएं। तो वो जो है ज़ाहिर है वो तो और मज़ीद हीट बढ़ाते जा रहे हैं, और ये सारा ज़ाहिर है उसके पीछे उनके साथ रूस भी है और चीन भी कहीं ना कहीं होगा। दो सवालों के जवाब वो शायद ऑर्डिनरी कत्ल में भी पूछे जाते हैं, और जाहिर है कि ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वारदात है। लाश कहाँ है? हाँ, अभी तक इसके बारे में कोई पता नहीं है। अच्छा, दूसरे ये कि इसने इसको हुक्म दिया, उसने उसको हुक्म दिया, उसने उसको हुक्म दिया, ये चेन कहाँ तक जा रही है? बिल्कुल। तो तुर्की का भी यही मुतालबा है कि भैया जो आखिरी आदमी था जिसने ऑर्डर किया वो कौन था? अच्छा, वो कोई तहकीकाती कमीशन बने, वो उससे सवाल जवाब करे, तो उसके बाद ही चीज़ें खुल के सामने आ सकती हैं। तो अब देखना यह है कि एक तरफ ट्रंप और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन जो है, दे आर नॉट रेडी टू बाय एनीथिंग, और तो उनका मौक़िफ़ है तुर्की के करीब। और बिलखुसूस जो जर्मनी है उसमें वो तो खुल के उसने कहा है कि जी हम तो पूरे जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो मुंजमद कर रहे हैं। फ्रांस जो है वो डीली डैली है बिल्कुल कि इधर जाए या उधर जाए, लेकिन अभी तक फ्रांस का जो झुकाव है या पलड़ा है वो तुर्की के मौक़िफ़ के ज़्यादा करीब है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में प्रेशर तो रहेगा, लेकिन ट्रम्प को मेरे ख्याल में जो इंटरनल प्रेशर है वो ज़्यादा उसको अभी वो आएगा। और इखलाकी क्या सर, ज़ाहिर है अगर अक्रॉस पार्टी डिवाइड बोथ रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स उसको पुश कर रहे हैं, साथ साथ मीडिया भी बहुत खूनी हुआ हुआ है। आपने देखा है न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटोरियल, वो तो खुल के कह रहे हैं कि जनाब आप तो ये बेच रहे हैं, मतलब खशोगी की लाश। हाँ, अच्छा, और मज़े की बात है कि चूंकि मीडिया के और ट्रम्प के ताल्लुकात भी बहुत आइडियल हैं, लिहाजा मीडिया का तो मौका आ गया है कि वो तलवारें निकाल के करे। बहरहाल ये ऊँट अभी कोई करवट ले नहीं रहा, करवट लेगा हमें यकीन है। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। और कल हमने मुख्तसर तस्करा किया था कि इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में दो लिसानी गिरोहों के तलबा के उनके दरमियान तसादुम हुआ था। 10 उसमें तालिब इल्म ज़ख्मी हुए थे और रेंजर्स बुला ली गई थी, पुलिस बुला ली गई थी।
आज अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने केस तो नहीं दर्ज कराया, बहरहाल एक ख़त ज़रूर लिखा इस्लामाबाद के चीफ़ कमिश्नर को कि जनाब हालात अभी भी कशीदा हैं, जो डंडे और चीज़ें पड़ी हुई हैं वो तलबा के पास मौजूद हैं, दोबारा से भी ये चीज़ हो सकती है। मगर अच्छी बात ये हुई कि कायदियन स्टूडेंट्स यूनियन जो है वहाँ की, उन्होंने कोई बीच बचाव कराया है, अभी सीज़ फायर हो गया है और हालात ये हैं कि अभी कंट्रोल में हैं। वो नहीं, कल जो तोड़ हुई रात को वो ख़ासी जो है उस तशवीश की बात उस वक्त सामने आई थी। ये तीसरा वाक़या है गुज़िश्ता 12 महीने में। फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। अगर कहीं भी टॉप 500 एशियन यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाए तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी उसमें मौजूद होती है। तो आज हमने सोचा कि इस मसले के ऊपर ज़रा खुल के बात करें, क्योंकि बहुत से अभी भी मामलात हैं। इस यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता 1.5 महीने से वाइस चांसलर का जो है वो तकर्रुर नहीं हो सका। जो पुराने वाइस चांसलर थे वो भी चले गए। हमने माहिर तालीम हैं डॉक्टर परवेज़ हुद भाई, आप सब जानते हैं, उन्होंने अपनी तदरीस का बेशतर हिस्सा यानी 45 साल इस यूनिवर्सिटी को दिए हैं, तो हमने सोचा उन्हीं से पूछ लें। तो अब से कुछ देर पहले मैंने उनसे बात की और डॉक्टर परवेज़ हुद भाई से पूछा कि बार बार ये लिसानी तसादुम क्यों हो रहा है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, तो सुनिए उनका क्या कहना था। बुनियादी बात यह है कि अब भी पाकिस्तानी अपने आप को बटे हुए समझते हैं। कोई अपने आप को बलोच समझता है, सिंधी, पख्तून, पंजाबी, और जब ये स्टूडेंट्स बैठते हैं मिसाल के तौर पर कैफेटेरिया में या बाहर खो में, तो इनके अलग-अलग हलक़े होते हैं, इनकी आपस में बातचीत नहीं होती है, और जब होती है तो बाज़ दफ़ा वो इतनी तल्ख़ कलामी में तब्दील हो जाती है कि फिर जैसा कि आपने अभी देखा, ये तो फिर मारकुटाई पर उतर आए थे। छोटी सी बात होती है, कभी कोई किसी वजह से बदकलामी हो जाती है, कभी किसी से कोई गलती हो जाती है और उसने माफ़ी ना मांगी हो, या फिर किसी लड़की के ऊपर होती है, तरह तरह की वजूहात होती हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अब भी पाकिस्तान में एक कौमियत का तस्वुर नहीं उठ सका है, उस तक हम नहीं पहुंच सके हैं। लिहाजा हम अब भी ये देखते हैं कि कौन किस सूबे का है या कौन किस मकतब फ़िक्र का है। लिहाजा ये एक बड़ा मुश्किल मसला है। लेकिन दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी में कोई इल्मी माहौल नहीं बन पाया है। हाँ, क्लासें होती हैं, वहाँ पर इम्तहानात होते हैं, लेकिन जो इल्म से मोहब्बत होनी चाहिए वो हमें नहीं दिखाई देती है। स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं डिग्री की खातिर, डिग्री मिल जाए, ग्रेड्स मिल जाएं, अच्छे ग्रेड्स मिल जाएं, तो बस उनके लिए ये काफ़ी होता। दुनिया की बाकी यूनिवर्सिटियों में ऐसा नहीं होता। अब वो ये कह रहे हैं कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक इतना शदीद नहीं है, तो मैंने उनसे पूछा कि फिर इंतज़ामिया क्या कर रही है, फैकल्टी क्या कर रही है, तो सुनिए क्या कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हो तो कंट्रोल करे ना, वाइस चांसलर ही नहीं है, और जो वाइस चांसलर था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का, उसको टीचर्स ने तो यूनिवर्सिटी में आने ही नहीं दिया था गुज़िश्ता 6 माह से। वो बेचारा अपने घर बैठा रहा। फिर आखिर जब उसका टर्म पूरा हो गया, 4 साल पूरे हो गए, तो वो फिर यूनिवर्सिटी से निकलकर वापस चला गया, अमेरिका चला गया। मैंने सुना है पाकिस्तानी था जो वहाँ रहता है। अब ये देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने उसको कैंपस पर आने से मना किया था। गुज़िश्ता 1 महीने से कोई वाइस चांसलर ही नहीं है, तो अब ये स्टूडेंट्स का आपस में जो झगड़ा हुआ उसको सुलझाएगा कौन? अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही ना हो तो फिर आप इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे? इसमें मैं समझता हूं कि एचईसी का भी बहुत बड़ा किरदार है। एचईसी ने इस मसले का कोई हल नहीं निकाला था। एक बड़ी खींचातानी की कैफियत पैदा हो गई थी यूनिवर्सिटी के अंदर, सख्त तनाव था, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी डिसफंक्शनल हो गई थी, लेकिन एचईसी ने इससे किनारे कशी इख्तियार की थी।
अच्छा, ये तो था तलबा की साइड का और इंतज़ामिया का रोल। कुछ ख़बरें ऐसी भी आई थी और ये परवेज़ हुद भाई ने ही अपने आर्टिकल में लिखा था कि कुछ वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स ऐसे हैं या जो स्टाफ एसोसिएशन है वो भी अपनों को नवाजने के कुछ चक्रों में है। मसलन एक जगह जो है वो ये हुआ कि 900 PhDs उन्होंने अप्लाई किया, उसमें से 18 शॉर्ट लिस्ट हुए, लेकिन जो जॉब दी गई वो उन प्रोफेसर साहब के अपने बच्चे को और एक जूनियर को दी गई। तो एक डिपार्टमेंट में उन्होंने बताया कि फ़िरक़े की बुनियाद पे बिल्कुल वो उस दूसरे फ़िरक़े का कोई आदमी वहाँ अपॉइंट हो ही नहीं सकता। एक डिपार्टमेंट के बारे में कहा गया कि जी एक ख़ास कौमियत और एक ख़ास सूबे के अलावा उसमें वो पसंद ही नहीं करते कि किसी और टीचर को शूबे में। सही बात, अजीब सी एक हड़ा अजीब से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि उसके बाद परवेज़ हुद भाई इसी मौजू पर बात करेंगे कि वहाँ फैकल्टी और इंतज़ामी के अपने इंटरेस्ट जो हैं वो कितने इनश्राइन हैं इस सारी कंट्रोवर्सी में। एक ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर परवेज़ हुद भाई से जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बार बार जो लिसानी तसादुम हो रहे हैं उसके बारे में। डॉक्टर साहब ने तफसील से बताया कि तलबा तंजीमों का क्या मसला है, लेकिन अब हमने ये भी पूछा कि इंतज़ामिया और फैकल्टी क्या कर रही है। नहीं, मैं इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, ये चीज़ तो हमारे टीचर्स के अंदर है। तो एक डिपार्टमेंट है जो मुकम्मल शिया है, एक है जो देवबंदी है, एक बरेलवी है, एक है जहाँ सिर्फ पश्तून है। तो अब ये क्या बात है? ये ऐसा होना नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी में एक खुला माहौल होना चाहिए, एक इल्मी माहौल होना चाहिए। इन टीचर्स को अपने पढ़ने लिखने से तो कोई काम नहीं, सिर्फ प्रमोशंस के चक्कर में रहते हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। और यही रवैये फिर हमारे तलबा के अंदर आ जाते हैं। तो नतीजा ये कि एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स, स्टूडेंट्स सभी के अंदर ये खराबी आ चुकी है। आप जो कह रहे थे कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, हाँ एक ज़माने में ये बात दुरुस्त थी, लेकिन अब तो नहीं है। अब तो ये आम सी यूनिवर्सिटी बन के रह गई। और मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मैंने 45 साल इस यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं। जब मैंने सन 73 में यहाँ पढ़ाना शुरू किया था तो वाकई ये एक बेहतर यूनिवर्सिटी थी और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में सबसे अच्छी थी। यहाँ तक कि हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जो आलमी मेयार पर पूरा उतरते थे। अब तो एक डिपार्टमेंट में भी नहीं है पूरी यूनिवर्सिटी में जिसको आप पासिंग मार्क्स भी दे सकें आलमी मेयार पे अगर रखा जाए तो। अच्छा पुत्र साहब, मैंने ये भी पूछा कि ये स्टूडेंट यूनियंस पे जो पाबंदी लगी थी ज़िया दौर में, उसके बाद से क्या ये वजह हुई कि उसके बाद तलबा तंजीमें मजहबी या लिसानी या इन गिरोहों में बढ़ गई? तो बड़ा इंटरेस्टिंग इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सुनिए डॉक्टर हुद भाई क्या कहते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा आपने। जब स्टूडेंट्स यूनियन पर पाबंदी लगी तो उसका मतलब ये कि जो सेहतमंद बहस और गुफ्तगू होती थी वो ख़त्म होकर रह गई। हाँ, हमेशा सेहतमंद नहीं, कभी कभी डंडे भी चलते थे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब सियासत के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लग गई तो बस फिर कोई इस ग्रुप में चला गया, कोई उस ग्रुप में चला गया। और ये ग्रुप जो हैं वो लसानी ग्रुप हैं, मकतब फ़िक्र के लिहाज से हैं, कोई शिया है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है। तो स्टूडेंट्स यूं बट गए। अगर एक स्टूडेंट्स यूनियन होती जिसके मुंतखब नुमाइंदे होते तो मैं मानता हूं कि इसके अंदर कुछ खराबियां ज़रूर होती हैं, लेकिन अगर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाए तो वो बड़ा मुस्बत है। इससे एक आपस में डिस्कशन हो सकती है। और आखिर हमें ये याद रखना चाहिए कि इस मुल्क के जो लीडरान हैं वो इन्हीं तालीमी इदारों से पढ़कर ऊपर उठेंगे। क्या हम चाहते हैं कि हमेशा यहाँ मार्शल लॉ ही लगा रहे? क्या हम चाहते हैं कि कोई बाहर से आकर हम पर हुकूमत करे? नहीं, इधर के लोगों को
अपनी ही हुकूमत कायम करनी होगी, जिसके लिए उनको लिखना पढ़ना होगा। और वो लिखाई पढ़ाई कहाँ होती है? यूनिवर्सिटियों के अंदर होती है, कॉलेजों के अंदर होती है। तो वहाँ पर सेहतमंद किस्म की सियासत बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए, उस पर से पाबंदी फिलफौर ख़त्म करने की ज़रूरत है। फाइनली डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि कोई चांस है कि क्या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वापस उसी अपने सुनहरी दौर की तरफ उसकी तरफ पहुंच जाए, तो क्या हल हो सकता है? तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा, सुनिए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को पहले से बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक विजन की ज़रूरत है और इसके लिए ईमानदारी से काम करना होगा। अब आप देख लीजिए, आपने जो मिसाल अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई अपने बेटे को रख रहा है, कोई अपने स्टूडेंट को रख रहा है। ये नहीं देखा जा रहा है कि मेरिट किसका ऊंचा है, और जब उस पर सवाल उठता है तो वो सिंडिकेट में जाकर शोर मचाते हैं और उस चीज़ को दबा देते हैं। तो इसमें मैं सिंडिकेट के मेंबरान को भी कसूरवार ठहराऊंगा, इंतज़ामिया को कसूरवार ठहराऊंगा। अगर हम इन चीज़ों को दुरुस्त कर सके तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर काफ़ी टैलेंट है। उस टैलेंट को अगर हम इधर जमा करके एक उनके लिए एक माहौल बना सके तो ये यूनिवर्सिटी पहले से भी बेहतर बन सकती है। अच्छा, और इससे जुड़ा एक सवाल कि हमारे यहाँ अक्सर आप बहुत बात करते हैं कि सवाल करने की आज़ादी नहीं है, निचले लेवल पे प्राइमरी और मिडिल पे ये काम शुरू हो जाता है। तो क्या डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि ये जब बेस ही हमारी स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है? बिल्कुल, इस रट्टे के निज़ाम को ख़त्म करना है। ये इस ज़माने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब देखिए, जो ज़माना जो जदीद ज़माना है, इसमें ज़रूरत इस बात की है कि एक शख्स अपने दिमाग से खुद सोचे। वो रटी रटाई बातों से कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारा जो पूरा तालीमी निज़ाम है उसकी बुनियाद ही रटे तोतू पैदा करना है। तो इस चीज़ को बदल कर हमें एक इंक्वायरी बेस्ड, एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत है। और अगर हम ये स्कूल का निज़ाम बेहतर नहीं कर सके तो जाहिर है कि कॉलेज का निज़ाम भी नहीं चलेगा और यूनिवर्सिटी का भी नहीं चल सकेगा। फिर भी जो कुछ है इस वक्त, मेरा ख्याल है हम कुछ बेहतरी ज़रूर ला सकते हैं एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन रख कर, जैसा कि दूसरे मुल्कों में होता है, इंडिया में होता है, ईरान में होता है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हमें जो भी इस वक्त पूल मौजूद है उसमें से हमें स्टूडेंट्स चुनने होंगे एक यूनिवर्सिटी में दाखिले के वास्ते, और ये बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा हमें करना चाहिए और इसका एहतमाम HEC को करना चाहिए। जी बुसर साहब, मेरे ख्याल में इनके बाद तो कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। रट्टे की बात उन्होंने की, तो स्टेट रिट की बजाय स्टेट रट अगर हो तो कैसे? बहुत ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।